जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडेज ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है सूर्य तप, इंसुलेशन, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। हम सूर्य तप किसे कहते हैं, इंसुलेशन किसको कहते हैं? सूर्य से आने वाली समस्त ऊर्जा को जो चारों तरफ निकलती है उसको इंसुलेशन कहते हैं, या जो सिर्फ पृथ्वी की तरफ आ रही है उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। क्या कारण है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों पे कहीं पे ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है और कहीं पे सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होती है? वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के विभिन्न भागों पे सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सौर विकिरण, जिसको हम इंग्लिश में सोलर रेडिएशन, सूर्य तप या इंसुलेशन कहते हैं। पृथ्वी पे जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य, सन, जिसके कारण ही जैवमंडल या जीवन पृथ्वी पर सफल हो पाया। सूर्य से जो पृथ्वी की ओर तरंगे आती हैं या सूर्य जो तरंगे निकलती हैं वो किसके रूप में निकलती हैं? लघु तरंग के रूप में, जिसको इंग्लिश में हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं। और यही लघु तरंग जो पृथ्वी की तरफ आती है उसको हम सूर्य तप या इंसुलेशन कहते हैं। देखिए, इसको इस तरह समझिए, ये सूर्य है। अब क्या है, ऊर्जा तो इसके चारों तरफ निकल रही है और ये पृथ्वी है। ऊर्जा तो सूर्य से चारों तरफ निकल रही है, लेकिन हम समस्त निकलने वाली ऊर्जा को इंसुलेशन या सूर्य तप नहीं कहेंगे। हम किसको कहेंगे? जो पृथ्वी की तरफ आती है उसी को हम सूर्य तप या इंसुलेशन कहते हैं। हम आइए थोड़ा पहले सूर्य को समझ ले। सूर्य के मध्य भाग ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जहां पे नाभिकीय संलयन या जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही सूर्य में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये जो सूर्य तप है जो पृथ्वी की तरफ आती है वो एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, मतलब एक उसकी वैल्यू स्थिर है। कैसे? मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, बीच का भाग क्या है? ये वायुमंडल है। ये पृथ्वी है, बीच का भाग वायुमंडल। तो सौर ऊर्जा जो आ रही है वो प्रति इकाई क्षेत्र पे कितनी आ रही है? 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। इस दर से प्रति इकाई क्षेत्र में सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको राउंड फिगर के लिए हम लोग कई जगह किताबों में 2 पढ़ लेते हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो है 1.94 और इसको क्या कहते हैं? सोलर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट। इसको ये वर्ड यूज किया गया है और ये वैल्यू कई बार परीक्षाओं में बहुविकल्पिक रूप में पूछी गई है कि पृथ्वी पर सूर्य तप की जो मात्रा है वो किस दर से प्राप्त होती है। आइए हम पढ़ते हैं सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। क्या कारण है कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में कम सूर्य तप की मात्रा होती है, दूसरे क्षेत्र में अधिक मात्रा प्राप्त होती है? उसके एक प्रमुख कारक है, कौन से? आपतन कोण, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सौर कलंकों की मात्रा, वायुमंडल की पारदर्शिता, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण। आइए अब एक एक भाग का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब एंगल ऑफ, कि किस एंगल से, किस कोण में पृथ्वी के कितनी सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है। यदि हम पृथ्वी के इस चित्र को देखें तो क्या है? गोलाब है, जियोड रूप में है, तो अर्थात
पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण इसके प्रत्येक भाग में एक समान सूर्य की मात्रा प्राप्त नहीं होती। इसको आप एक इस चित्र से भी समझ सकते हैं कि देखिए आप, यदि ये पृथ्वी है फ्लैट रूप में, हम इसको एक, यदि आप देखिए 90 डिग्री का कोण बना रही है यहां पे, तो क्या हो रहा है, एक छोटी सी जगह पे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। लेकिन यही तिरछी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, ये बड़े क्षेत्र में इसको ऊष्मा प्रदान करना पड़ेगा, तो प्रति इकाई क्षेत्र में ऊष्मा की मात्रा कम हो जाएगी। आइए अब हम सूर्य की स्थिति को पढ़ें। 21 जून को, 21 जून को सूर्य कहां पे होता है, कर्क रेखा पे, अर्थात कर्क रेखा पे सूर्य का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। लेकिन पृथ्वी के चूंकि आकार ऐसा है, थोड़ा झुका हुआ है, तो क्या होता है कि अंटार्कटिक पे ये जो एंगल बनाता है वो 47 डिग्री का बनाता है, विषुवत रेखा में 66 डिग्री का बनाता है, और मकर रेखा में 43 डिग्री का, और अंटार्कटिक रेखा पे 0 डिग्री का। अब ये क्यों मैंने पढ़ाया है चित्र के माध्यम से, क्योंकि ये प्रश्न आईएएस और पीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है कि यदि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे है तो विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणों का एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा। इसलिए मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको पढ़ाया है कि आप जान लीजिए कि 21 जून को यदि सूर्य कर्क रेखा पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो आर्कटिक क्षेत्र पे 47 डिग्री का बनाएगा, 66 डिग्री उत्तरी में, और 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, कैप्रिकॉर्न कहते हैं, वहां 43 डिग्री का कोण सूर्य बनाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो दिन की अवधि। दिन की अवधि का मतलब है कि दिन जितने बड़े होंगे सामान्य रूप से, तो उतनी ही सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होगी। यही कारण है कि दोनों गोलार्धों में शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि वो परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पे सूर्य की मात्रा हमेशा बराबर प्राप्त होती है, तो वहां पे 0 डिग्री पे कितनी 100% सूर्य की मात्रा प्राप्त हो रही है, 30 डिग्री पे 88 डिग्री 88%, किसके संदर्भ में, ये विषुवत रेखा के, 60 डिग्री में 57 और 90 डिग्री पे 42। ये इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया है कि इसको आप ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पे सूर्य तप की कितनी मात्रा प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा पे यदि 100% सूर्य तप की मात्रा प्राप्त हो रही है तो विषुवत ध्रुवों पर यह आके सिर्फ 42% हो जाती है। और इसी प्रकार दिन की अवधि में जब अंतर आता है, जब रात दिन छोटे बड़े होते हैं तो सूर्य तप की मात्रा में भी अंतर आ जाता है। देखिए 0 डिग्री पे विषुवत रेखा पे क्या होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रातें, जैसे हम जानते हैं बराबर है। लेकिन जैसे ही हम विषुवत रेखा से हटेंगे तो क्या होगा, 41 डिग्री पे दिन की लंबाई बढ़ जाएगी। ये उस स्थिति में है कि जब सूर्य या तो उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध में, आप किसी भी एक गोलार्ध को ले लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। 66.5 पे क्या होगा, 24 घंटे का दिन होने लगेगा। 67 डिग्री पे 1 महीने का दिन होने लगेगा। 78 डिग्री पे 4 माह का दिन होगा और 90 डिग्री में 6 माह का दिन होगा। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ध्रुवों पे क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो हम विषुवत रेखा से जैसे ही उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हम इस सीक्वेंस में ही दिन और रात की अवधि देखने को पाएंगे। तीसरा जो कारक है जो सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हम जैसे जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित परिधि में ऑर्बिट में घूम रही है, लेकिन ये ऑर्बिट इस प्रकार का है कि कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है और कभी पृथ्वी सूर्य के दूर हो जाती है। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है कि जब नजदीक आती है तो अधिक सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है और जब दूर जाती है तो कम सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है। इस चित्र माध्यम से आप देखिएगा
कि 3 जनवरी को जो यदि हम सामान्यता लें तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी, 14 करोड़ किलोमीटर, है ना। लेकिन 3 जनवरी को क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है वो 147 मिलियन किलोमीटर ही रह जाती है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कम हो जाती है। जब ये कम हो जाती है 3 जनवरी को, तो अधिक सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे अब ये कैसे हो सकता है कि जनवरी में तो बहुत ठंड पड़ती है और सूर्य तप की मात्रा भी अधिक मिलती है, तो ठंड कम पड़नी चाहिए। होता क्या है कि 3 जनवरी को जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य मिनिमम दूरी होती है, अर्थात कम दूरी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी ठंड पड़नी चाहिए उससे 7% कम ठंड पड़ती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7% अधिक गर्मी पड़ती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है जो 3 जनवरी को, वो क्या कहलाती है, उपसौर फेरिलियन। इसको बहुत अच्छी तरह रट लीजिएगा कि जनवरी में पृथ्वी और सूर्य के मध्य मिनिमम कम दूरी रहती है। इसके विपरीत 4 जुलाई को, 4 जुलाई कैसे याद रखिएगा आपको, किसका स्वतंत्रता दिवस है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस है 4 जुलाई को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होता है, दूरी मैक्सिमम हो जाती है 152 मिलियन किलोमीटर के। इसको हम अपसौर या एफिलियन कहते हैं। यहां भी वही स्थिति बनेगी, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि अरे जुलाई में तो खूब गर्मी पड़ती है और सूर्य से यदि पृथ्वी की दूरी अधिक हो जाती है तो सूर्य तप की मात्रा तो कम हो जानी चाहिए, मतलब गर्मी की मात्रा कम हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम हो जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7% कम गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उससे 7% अधिक सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट है सौर कलंकों की मात्रा। सौर कलंकों की मात्रा से मतलब कि सूर्य की सतह पे बहुत सारे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं और माना जाता है कि जब इन धब्बों की संख्या अधिक, काले काले स्पॉट्स की संख्या बढ़ जाती है तो अधिक सूर्य ताप की मात्रा निकलती है, पृथ्वी की तरफ अधिक प्राप्त होती है। और ये जिन धब्बों की संख्या जब कम होती है तो सूर्य तप की मात्रा कम होती है। जान लीजिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न ये आता है कि इन धब्बों की संख्या में प्रति 11 वर्ष के बाद परिवर्तन मिलता है। ये 11 वर्ष तक बढ़ते हैं, फिर पुनः अगले 11 वर्ष तक इनकी संख्या कम होने लगती है, फिर पुनः अगले 11 वर्ष में इनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है। तो सामान्य रूप से आप समझ लीजिए कि जब सौर कलंकों की संख्या अधिक होगी तो पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी और जब सौर कलंकों की संख्या कम होगी तो पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी। वायुमंडल की पारदर्शिता, जिसके अंतर्गत हम प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण पढ़ेंगे। चूंकि सूर्य की जो किरण है वो वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी पर प्रवेश करती है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि यदि ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है, ये वाला भाग वायुमंडल है, अर्थात जितनी अधिक लंबी दूरी ये वायुमंडल के अंदर तय करेगी उतना ही इसका प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होगा। आप इसको देखिए, यहां पे ये कम दूरी तय कर रही है तो यहां पे ये तीनों प्रक्रियाएं कम होगी, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे देखिए ये लंबी दूरी तय कर रही है, तो यहां पे क्या होगा, ये जो प्रक्रिया है वो ज्यादा होगी। तो वायुमंडल में सूर्य तप की मात्रा जितनी अवधि या लंबी दूरी तय करेगी उतना ही उसका प्रकीर्णन भी होगा, स्कैटरिंग भी होगी, रिफ्लेक्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकीर्णन। स्कैटरिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया कब होती है, जो लघु कण होते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं वायुमंडल में, उनका जो व्यास होता है
वो तरंगों से कम होता है। अर्थात तरंगे का जो व्यास होता है उससे इन कणों का व्यास कम होता है, तो क्या होता है, ये तरंगे स्कैटर हो जाती, फैल जाती हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण हमें नीला आकाश, सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय जो नारंगी और लाल रंग की छटा दिखाई देती है वो प्रकीर्णन के कारण ही होती है। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। नीला आकाश, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो हमको नारंगी और लाल रंग की छटाएं दिखाई देती हैं वो प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण ही होती है। और स्कैटरिंग की प्रक्रिया कब होती है? जब वायुमंडल में उपस्थित कणों का जो व्यास है वो तरंगों से कम होता है। नेक्स्ट है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ये स्थिति तब बनती है जब वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य कणों का जो व्यास होता है वो सूर्य तरंगों से अधिक होता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन। इसके कारण क्या होता है कि जब कणों का व्यास अधिक होगा तरंगों की अपेक्षा तो कुछ तरंग की मात्रा वापस चली जाएगी कुछ भाग और कुछ चारों तरफ छटक जाएगी। इसी के कारण क्या होता है कि हम चंद्रमा का जो अंधेरा वाला भाग है उसको भी आसानी से देख पाते हैं। प्रकीर्णन और परावर्तन के पश्चात जो लाइट या जो सूर्य तप पृथ्वी पर पड़ता है उसको हम कहते हैं ब्लू लाइट या विस्तृत नीला प्रकाश कहते हैं। आप इसको इस तरह समझिए कि जब आप कमरे को बंद कर देते हैं, मतलब पर्दा वर्दा लगा दीजिए, उसके बाद भी कमरे में उजाला रहता है। क्यों? क्योंकि हम डिफ्यूज लाइट या विस्तृत प्रकाश के ही माध्यम से कमरे में आसानी से देख पाते हैं। तो पृथ्वी के वो भाग जहां सूर्य की किरणें आसानी से नहीं पहुंच पाती वहां पे भी उजाला रहता है। तो उसका कारण ये प्रकीर्णन और परावर्तन की प्रक्रिया रहती है। जैसे सूर्य उदय के पहले भी हम उजाला देखते हैं, सूर्य अस्त के बाद भी हम काफी देर तक उजाला देते हैं, तो ये इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, इसकी प्रक्रिया मुख्यतः जलवाष्प और गौण रूप से ओजोन गैस। जब सूर्य तप की मात्रा आती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वहां पर उपस्थित जलवाष्प काफी उसकी एक मात्रा को सोख लेता है, जिसके कारण स्थान विशेष पर सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है। इसका ध्यान से आप इसको इस रूप में देख सकते हैं, जहां पे भी आर्द्र प्रदेश है, जहां पे जलवाष्प की मात्रा है, वहां सूर्य तप की थोड़ी कम मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन शुष्क प्रदेश जो मरुस्थलीय भाग है, जहां पे जलवाष्प की मात्रा नगण्य या बहुत कम होती है, वहां पर सूर्य तप की मात्रा काफी अधिक प्राप्त होती है। जो नेक्स्ट है वो है सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। ये भी प्रभावित करता है कि किस क्षेत्र में सूर्य ताप की मात्रा कितनी। यदि आप देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है, 320 वॉट प्रति वर्ग मीटर की दर से सूर्य ताप की मात्रा की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत ध्रुवों पर यह कितना होता है, 70 वॉट प्रति वर्ग मीटर रह जाता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना अंतर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसके तरह ही जहां पे मेघों की, बादलों की अधिकता होती है, वहां पे सूर्य ताप की मात्रा में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे भूमध्य रेखा पे बादल अधिक होते हैं तो वहां सूर्य ताप की कम मात्रा होती है, लेकिन उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों पे
मरुस्थल क्षेत्रों पे जहां पे बादलों का अभाव रहता है, आसमान बिल्कुल साफ रहता है, तो वहां पे सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। और इसी प्रकार एक ही अक्षांश पे यदि एक ही अक्षांश है और उसमें महाद्वीप और महासागर स्थित है, महाद्वीप और महासागर, तो किस पे सूर्य तप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी, महाद्वीप पे कि महासागर पे? महाद्वीप पे। महासागरों की अपेक्षा महाद्वीप पे सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, क्योंकि महाद्वीप सॉलिड होंगे तो वहां पे सूर्य तप की मात्रा जो प्राप्त होगी कॉन्सोलिडेटेड होती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी। जबकि सागर क्या, पानी चलता रहता है, तो यहां पे जो ऊर्जा आ रही है वो चल के आगे चली जाएगी, तो वहां पे एक ही स्थान पे सौर ऊर्जा की मात्रा या सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि किसको इंसुलेशन कहते हैं, किसको सूर्य तप कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर और कारक हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, आप जरूर पूछिएगा। और यदि कोई चीज प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जय हिंद।